वेलकम स्टूडेंट्स अपनी दोबारा से क्लास में। और जैसा कि मैंने आपका सिविक्स स्टार्ट किया हुआ है और सिविक्स में मैंने इससे पहले आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन समझाया था और ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही थर्ड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ हैं जो कि हमें अपने देश के लिए देखनी है या हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए ज़रूरी है। इसमें हम देखते हैं थर्ड पार्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीएम इज़ द हेड कंटेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो हमारी पार्लियामेंट का जो फॉर्म है, हमारी गवर्नमेंट का जो फॉर्म है, उसमें जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके साथ में उसकी जो कैबिनेट होती है, काउंसिल होती है, उसके मिनिस्टर्स होते हैं और ये सभी मिलकर गवर्नमेंट का संचालन करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। और इसके बाद में हम आते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म यानी संघवाद। संघवाद में क्या है? When power is divided between more than one level of government। इसमें जो शक्तियाँ होती हैं, यानी देश को चलाने के लिए जो इन लोगों को पावर मिलती है वो सेंट्रल लेवल पर यानी केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पर दोनों में बटी हुई होती हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें हमारे देश के लिए नेशनल और इंटरनेशनल जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल जो हमारी टेरिटरीज होती हैं, जो हमारे ट्रेड्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो कुछ डिसीजन होते हैं वो मोस्टली संघवाद यानी देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। और उसमें कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मिलिट्री से रिलेटेड हुआ, पेट्रोलियम से रिलेटेड हुआ या देश मतलब ऑल ओवर कंट्री से रिलेटेड हुआ, तो वो संघ के अकॉर्डिंग यानी कि केंद्र के अकॉर्डिंग वो जितनी भी पावर है वो केंद्र को होती है। इसके अलावा स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के रेवेन्यू के लिए, स्टेट में जो भी काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट में को उसका राइट होता है उस पर कोई भी कानून बनाने का। तो इस तरीके से, और लेकिन ये पूरा का पूरा जो मेन पावरफुल जो पावर होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इसीलिए इसको फेडरलिज्म कहा जाता है। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी इसमें देश के सिटीजन्स के लिए, देश के नागरिकों के लिए जीवन जीने से लेकर और जितने भी उसको अपने लाइफ में काम के लिए, कमाने के लिए, सोशल के लिए, धर्म से रिलेटेड उसको जो जो अधिकार है वो सारे दिए गए हैं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें 7 राइट्स थे। मैं आपको बता देती हूँ काउंट करके। अभी इसमें 6 राइट हैं और कौन कौन से हैं और कौन सा अभी हटा दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स को अगर हम देखते हैं तो ये 6 है। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता का अधिकार। समता का अधिकार कैसे? कि न्यायपालिका के समक्ष किसी भी बिना भेदभाव, छुआछूत के और किसी भी धर्म जाति के भेद के किए हुए एक व्यक्ति या स्त्री या पुरुष या लोअर या अपर कास्ट के व्यक्ति को एक काम के लिए समान वेतन देना, कानून के समक्ष जातिवाद को बराबर समझना, इसके लिए कोई जातिवादिता नहीं होगी। ये मतलब ये वाला जो राइट है ये देश में इक्वलिटी या समता को बढ़ाता है लोगों के बीच में। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कैसे? जीवन जीने की स्वतंत्रता, यानी हम अपने देश में एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हम फ्री हैं, हम कहीं आ जा सकते हैं, कहीं खा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं। इस तरह की जो स्वतंत्रता होती है, जो फ्रीडम होती है, उसे हम राइट टू फ्रीडम कहते हैं। इसमें एक और भी है इलेक्शन से रिलेटेड वोट देने का अधिकार। अपनी मर्जी से हम किसी को भी वोट दे सकते हैं, हमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता। तो ये राइट टू फ्रीडम है सेकंड। थर्ड है राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार मैंने आपको समझा दिया है। फिर है राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन यानी कि किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार। भारत में कई सारे धर्म आपने देखा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। कोई भी व्यक्ति
कोई भी नागरिक अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, उसकी उपासना कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है अपने लोगों में, और अपने धर्म से संबंधित कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो वो उसको भी बना सकता है। तो ये है राइट टू रिलीजन, और वो किसी भी धर्म को मान सकता है और अपना सकता है। ठीक है, इसके साथ ही है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। कल्चरल यानी जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, खान पान, पहनावा, ओढ़ना, ये सब हमारे कल्चर में आते हैं, हमारे विचार, है ना। ये सब तो हम किसी भी तरह से, ये हमें पूरा राइट है कि हम अपना जीवन शैली किसी भी तरीके से जी सकते हैं, और साथ में हम कोई भी एजुकेशन ले सकते हैं, किसी भी तरह के धार्मिक एजुकेशन, संस्कृति के से रिलेटेड, अपने व्यापार से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन, कोई भी एजुकेशन लेने का हमें राइट है। तो ये राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन राइट में आता है। फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि संविधान में जब क्या होता है कि जब कोई भी प्रॉब्लम, ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख गया तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हर जनरेशन में आने वाले टाइम में वही कॉन्स्टिट्यूशन की सारी जो आर्टिकल्स हैं वो बिल्कुल ठीक बैठेंगे। समय समय पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, और कई बार जब हमें ये चेंज करने होते हैं तो इसका भी इन्होंने प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है कि कभी हमें अगर किसी आर्टिकल को चेंज करना है, उसको हटाना है, या कोई आर्टिकल उसमें ऐड करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको हटा भी सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इसका एक प्रोसीजर होता है जो बहुत लेंथी है, जो आपकी नेक्स्ट क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये राइट्स हैं। इसमें एक और राइट था 7, पहले था प्रॉपर्टी का राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी में यही था कि किसी की जो संपत्ति है, पेरेंट्स की संपत्ति है, वो बच्चों को मिलनी है, लेकिन उसमें बहुत सारे विवाद थे। क्यों? क्योंकि किसान जो थे, जो एग्रीकल्चर भूमि होती है, घर में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से उनमें रोज़ कोर्ट में वो सारी चीज़ें जाती रहती थी। तो गवर्नमेंट में उनको उसको हटाकर एक विधि का कानून बना दिया है, और ये जो 7th राइट था ये 1978 में हटा दिया गया था, 7th राइट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आज देखते हैं तो इसमें एक और ऐड हो गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये इसमें अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और आजकल ये बहुत चलन में है और लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम, है ना, RTR कहते हैं, RTI। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में हमारी क्वेरीज हैं, हमारी अंदर शंका है, तो हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं और इसके लिए हम उस संस्था से जिससे हमारा क्वेश्चन है उससे हम आंसर ले सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, कि ये क्यों है, कैसे है, ये अब इसमें ऐड हुआ है कुछ टाइम पहले। तो इस तरीके से ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसके आधार पर भारत का नागरिक अपनी जीवन शैली को चला सकता है, जीवन शैली को जी सकता है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये राइट्स तो हैं, इनके साथ में हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। ड्यूटीज़ भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, अभी मैं ब्रीफ बताऊँगी कि ये जितने भी राइट्स हैं ये हमें एक दायरे में रहकर ही यूज़ करने हैं। दायरा यानी लिमिटेशंस जैसे कि मैंने आपको बताया राइट टू फ्रीडम यानी कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं पे उठने बैठने की स्वतंत्रता, किसी से बात करने की स्वतंत्रता, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं देश के विरोध में, अगर आप सभाएं बना रहे हैं देश के विरोध में, तो आपको पनिश्ड किया जाएगा, आपको वो स्वतंत्रता नहीं है। तो ये बाउंडेशन हो गई। हर अधिकार के साथ साथ उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी बाउंडेशंस हैं जो कि हमें फॉलो करनी होंगी। और इसी तरीके से जैसे राइट टू फ्रीडम है, एक दायरे में रहकर ही हमें ये फ्रीडम मिली है। इसी तरीके से राइट टू रिलीजन, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की बातों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे धर्म का विरोध नहीं कर सकते। हम दूसरे धर्म के बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं भड़का सकते, दूसरे धर्म के लिए हम कुछ गलत नहीं बोल सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये पनिशमेंट के लायक है। एक इसमें मैं आपको बताऊं, राइट टू इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि नया जुड़ा है, और इसके अकॉर्डिंग हमारी कुछ भी जो समस्याएं हैं, जो हमारे अंदर शंकाएं होती हैं किसी भी काम से रिलेटेड, वो हम पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आजकल जो चल रहा है, आजकल मोस्टली लोग जब बड़े लेवल पे हैं जा रहे हैं तो वो डिग्री फ्रॉड ले रहे हैं।
तो डिग्री फ्रॉड लेने पे क्या होता है, कई बार कई सारी यूनिवर्सिटी जो फ्रॉड है, अब वो लोगों को बुलाती हैं, बहकाती हैं, नए नए लालच देती हैं कि हम आपको डिग्री दे देंगे, लोग ले लेते हैं क्योंकि टाइम का में बिजी शेड्यूल है। तो वो क्या करते हैं फेक यूनिवर्सिटीज़ कि उनको डिग्री दे दी, लेकिन जब वो जाते हैं किसी भी जॉब के लिए या कहीं पर भी अपनी डिग्री को लेके तो वो फ्रॉड होती है। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो अपने उसको बचाने के लिए, जैसे आपने डिग्री ली ऐसे आपने एप्लीकेशन डाल दी राइट टू इन्फॉर्मेशन की कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक है, क्या आपका स्कूल ऑथेंटिक है, क्या वो एफिलेटेड है या नहीं है। तो इसके थ्रू अगर उसने आपको जवाब दे दिया तो उसको आप अपने पास रखेंगे, फिर वो आपकी डिग्री को फ्रॉड नहीं माना जाएगा, आपकी वो डिग्री ऑथेंटिक होगी, क्योंकि अगर वो जगह वो संस्था ऑथेंटिक है तभी वो इसका आंसर दे सकती है। ठीक है, और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं कि हाँ, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन राइट में भी कुछ बाउंडेशन से कुछ लिमिटेशन, मतलब सभी राइट्स में जितने भी हमें अधिकार मिले हुए हैं हम एक दायरे में रहकर ही उन अधिकारों को मांग सकते हैं या उन अधिकारों को यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे अंदर उन अधिकारों के प्रति विरोध आ जाएगा या हमारे उन अधिकारों की वजह से किसी दूसरे को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को, किसी धर्म को, तो वो अधिकार हमारे खत्म हो जाएंगे। और एक चीज़ और, ये जितने भी अधिकार हैं ये एक सिचुएशन में सिर्फ एक अधिकार को छोड़कर, जीवन जीने की स्वतंत्रता को छोड़कर, ये जो राइट टू फ्रीडम है, जीवन जीने की स्वतंत्रता यानी सांस लेने की स्वतंत्रता, अपने लाइफ को जीने की स्वतंत्रता को छोड़कर ये सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं अगर देश में इमरजेंसी लग जाती है, अगर देश में आपातकाल लग जाता है। इमरजेंसी कैसे लग सकती है, मान लो हमारे साथ किसी कंट्री का वार हो गया है ना, युद्ध हो गया, युद्ध छिड़ गया। फॉर एग्जांपल अभी यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो वहाँ पर हमारे ये सारे राइट्स ख़त्म हो जाते हैं और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके हाथ में सारे राइट्स होते हैं। हमें सिर्फ अपनी लाइफ को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उसमें जो हमें भरण पोषण के लिए जो राइट्स हैं वही राइट छोड़कर बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। राष्ट्रपति शासन अगर कहीं लगता है, इमरजेंसी में कोई बड़ी विपदा आ जाती है तो उसमें सारे राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता का राइट रहता है। तो ये मैंने ब्रीफ में आपको बहुत ब्रीफ में बताया, इसमें बहुत कुछ है। अभी आप छोटी क्लास है, 8th क्लास के लेवल का मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर मुझे आपके अकॉर्डिंग कुछ लगेगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड बताऊँगी। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इसके बाद मैं आपको इसके साथ में ही कॉन्स्टिट्यूशन के आगे आपको नेक्स्ट आपको इससे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, नेक्स्ट जो भी फीचर्स होगा। और आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगा आपको मुझे फीडबैक करें प्लीज़, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो के लिए हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू।